Hello students, I Abhay Kumar going to solve the problems of the book Concepts of Physics written by Dr. S.C. Verma. It is the last part, which is part 11 of the chapter 29, Electric Field and Electric Potential. Question number 72. In which three charges are arranged on the vertices of an equilateral triangle as shown in figure 29E6, which is shown in the diagram. Find the dipole moment of the combination. अब डाइपोल मोमेंट इस कम्बिनेशन का, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है, नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालना है इस कम्बिनेशन का. तो यहाँ पर थ्री चार्जेज दिया हुआ है. इट इज गिवन दैट थ्री पॉइंट चार्जेज -q प्लेस्ड एट वर्टेक्स ए, +2q placed at vertex B, and -q placed at the vertex C of an equilateral triangle of side D. BC side is given D. Therefore, remaining two sides AB and AC will also equal to D, because in an equilateral triangle all sides are equal. ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड BCD दिया हुआ है, लेकिन दोनों साइड जो है रिमेनिंग साइड AB और AC भी उतना ही D ही होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड सेम होता है ट्रायंगल का, और किसी एनी टू साइड्स के बीच का जो एंगल होगा, एंगल बिटवीन एनी टू साइड इज 60. अब देखा जाए कि कितना डाइपोल इसमें फॉर्म हो सकता है. इसमें दो डाइपोल फॉर्म हो सकते हैं. कौन कौन से? -q चार्ज प्लेस्ड एट ए एंड +q चार्ज प्लेस्ड एट बी, एंड देन -q चार्ज प्लेस्ड एट कॉर्नर C और वर्टेक्स C of the triangle, and +q charge again at vertex B will also form another electric dipole. Because +2q charge is the combination of, can be supposed to be the combination of +q and +q, two point charges +q and +q at point B. यहाँ पर B पर +2q चार्ज को दो चार्ज +q और +q के कम्बिनेशन से फॉर्म बना हुआ माना जा सकता है. इसलिए एक डाइपोल होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल A पर -q चार्ज के कारण और B पर +q चार्ज के कारण, और दूसरा डाइपोल हो सकता है C पर -q के कारण और B पर +q के कारण. तीसरी डाइपोल की संभावना नहीं है. देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ थर्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल, बिकॉज -q चार्ज प्लेस्ड एट A एंड -q चार्ज अगेन प्लेस्ड एट C विल नॉट फॉर्म एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, बिकॉज फॉर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल both charges one charge should be positive and another charge should be negative, which is not here. At both points A and C, that is at both vertex A and C of the triangle, -q and -q charge are placed. So there is no any therefore the possibility of electric dipole rules out. यहाँ देखिए A पर -q चार्ज है और C पर -q चार्ज है, कभी डाइपोल फॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए A पर +q चार्ज चाहिए, C पर -q चाहिए. वैसा है नहीं, दोनों पर -q है. तो इसलिए यह सेट -q और -q चार्ज का, A पर -q चार्ज और C पर -q चार्ज का सेट जो है कभी इलेक्ट्रिक डाइपोल फॉर्म नहीं करेगा. तो दो ही इलेक्ट्रिक डाइपोल हुआ, A पर -q का चार्ज के कारण, B पर +2q चार्ज को हम दो चार्जेज +q और +q के कम्बिनेशन से फॉर्म मान सकते हैं. इसलिए -q और +q, और फिर C पर -q और +q, अब दोनों कंबाइन होकर B पर +2q हो गया. अब देखा जाए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. यहाँ दो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा, एक P1 जो इसका डायरेक्शन -q, A पर जो पॉइंट चार्ज है -q से B पर +q के अलोंग होगा, और उसका मॉड हो जाएगा कितना? मॉड हो जाएगा P1 का मॉड कितना होगा बोलिए? P1 का मॉड होगा मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्जेज फॉर्मिंग द डाइपोल, माने दोनों चार्ज -q और +q में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड -q का लें चाहे +q का लें, तो डेट इज q मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस AB इज D, बिकॉज साइड BC ऑफ द ट्रायंगल इज गिवन, इक्विलेटरल ट्रायंगल इज गिवन, एंड इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑल साइड्स आर इक्वल. इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल होता है, तो इसलिए देयरफॉर AB जो डाइपोल का लेंथ हो जाएगा वो D हो जाएगा, Q इंटू D. एंड अब देखिए P2 का दूसरा डाइपोल यहाँ है, ये BC, और इसका भी डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज -q से +q की तरफ होगा, के लॉन्ग होगा, तो P2 मॉड हो गया यहाँ पर भी Q इंटू D. अब देखिए P1 का डायरेक्शन जो है -q से +q एलोंग AB, P1 वेक्टर का डायरेक्शन,
मैंने फर्स्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी है, उसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज की ओर होगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज के अलॉन्ग होता है। और दूसरा इलेक्ट्रिक डाइपोल बी सी है, तो उसका जो है डाइपोल मोमेंट का भी डायरेक्शन जो है सी से बी के अलॉन्ग होगा। दैट इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू। हेयर प्लस टू क्यू, तो प्लस क्यू और प्लस क्यू दोनों मिल करके प्लस, दोनों कंबाइन होकर प्लस टू क्यू हुआ। तो P2 का डायरेक्शन इधर हो गया एलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो P1 का डायरेक्शन है डाउनवर्ड एलोंग, दिखा दिए हैं एलोंग ए बी। और P2 वेक्टर दूसरा इलेक्ट्रिक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन एलोंग सी बी। तो सी बी प्रोड्यूस दिखा दिए हैं इसको डॉटेड लाइन से। तो इस दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वह बी पर जो एंगल होगा उसके बिसेक्टर के एलोंग काम करेगा, जहाँ पर प्लस टू क्यू चार्ज सिचुएटेड है। तो रिजल्टेंट जो थी होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, दोनों इलेक्ट्रिक डाइपोल जो इस सिस्टम से फॉर्म हुआ है तीनों चार्जेज के कारण, तो जिसको कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पर रखा गया है। तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन पी वेक्टर इधर हो जाएगा। रिजल्टेंट पी वेक्टर जो है एट एंगल माने दोनों बिसेक्टर के लॉन्ग हो जाएगा। चूंकि ये एंगल 60 है, दो इक्विलेटरल ट्रायंगल के दो साइड के बीच का एंगल 60 है, ये एंगल भी अपोजिट एंगल 60 हो जाएगा। तो रिजल्टेंट जो है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से रिजल्टेंट वेक्टर, अगर दो वेक्टर इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी आर रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट एंगल्स, टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम at a common point at a point, then the resultant the magnitude of resultant r vector is given by mod of r vector is equal to root under mod of a square plus mod of b square plus 2 a vector mod b vector mod into cos theta. So same formula I am going to apply here. So resultant magnitude of resultant electric dipole moment of the system. Hence, using parallelogram law of vector addition, magnitude or modulus of the resultant electric dipole moment of the system. System means जो डाइपोल फॉर्म हुआ है दोनों सिस्टम, जो कि ऑल थ्री चार्जेस से फॉर्म हुआ है। सिस्टम इज गिवन बाई पी वेक्टर, डायरेक्शन दिखाया गया है जहाँ चार्ज प्लस टू क्यू है बी वर्टेक्स पर, उसके बिसेक्टर के लॉन्ग काम करेगा। और ट्रायंगल से दूर, ट्रायंगल से अवे फ्रॉम द ट्रायंगल, ट्रायंगल इधर है, ट्रायंगल से दूर अवे फ्रॉम द ट्रायंगल। पी मॉड इजकल टू रूट अंडर P1 मॉड स्क्वायर प्लस P2 मॉड स्क्वायर, P2 वेक्टर मॉड स्क्वायर प्लस टू P1 वेक्टर मॉड प्लस 2 मॉड ऑफ P1 वेक्टर मॉड ऑफ P2 वेक्टर इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा मीन्स कॉस 60. Angle between two sides of a equilateral triangle is 60. So this angle is also 60. Angle 60. And cos 60 is half. Yes, 60 degree. Angle between P1 vector and P2 vector. P1 mod is QD square. फिर P2 mod is also QD. सेकेंड इलेक्ट्रिक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट QD, जिसका डायरेक्शन P2 वेक्टर का डायरेक्शन CB के अलॉन्ग है, जो फिगर में मैंने क्लियरली जो है इसको रिप्रेजेंट किया है। QD स्क्वायर प्लस 2QD इंटू QD cos 60 इज हाफ 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब देखें आप रूट अंडर QD स्क्वायर प्लस QD स्क्वायर, हेयर QD प्लस QD इंटू QD, ये भी QD स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 टर्म हो गया, QD स्क्वायर, ये भी QD स्क्वायर, तो 3 QD स्क्वायर, रूट अंडर 3 QD स्क्वायर, रूट अंडर 3 गुने मल्टीप्लाइड बाई QD स्क्वायर, ये भी QD इंटू QD स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, 3 देयर आर 3 टर्म्स, तो 3 QD स्क्वायर और इक्वल टू हो जाएगा ये QD स्क्वायर का स्क्वायर रूट QD और रूट 3 अंदर में रहेगा। दिस इज द आंसर, मॉड ऑफ पी वेक्टर नेट रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम इज QD रूट 3, और इसका डायरेक्शन किधर होगा? along the bisector at angle B at where plus 2q charge is placed and away from the triangle. along डायरेक्शन हो जाएगा पी वेक्टर का along
द बिसेक्टर at angle B where charge plus 2q at charge along the bisector at charge plus 2q and away from the triangle तो ये आंसर हो जाएगा इसका QD√3 और डायरेक्शन भी along the बिसेक्टर बी एंगल का जो बिसेक्टर है इसके along काम करेगा जहाँ पर प्लस 2q चार्ज सिचुएटेड है और ये अवे फ्रॉम द ट्रेंगल उधर है उस साइड में राइट इधर लेफ्ट के डायरेक्शन में पी वेक्टर का डायरेक्शन फिगर में क्लियरली दिखाया गया है। इसको आप लोग उतार लें लिख लें और मैं समझता हूँ कि फिगर से डायग्राम से एकदम क्लियर है ये जो डाइपोल फॉर्म हुआ है सिस्टम से। कौन डाइपोल फॉर्म नहीं हो सकता है? दो चार्ज ए पर -q और सी पर -q कभी डाइपोल फॉर्म नहीं करेगा क्योंकि डाइपोल फॉर्मेशन के लिए इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज चाहिए, एक पर -q दूसरे पर +q, जो कि ऐसा है नहीं है। इसलिए केवल दो ही इलेक्ट्रिक डाइपोल फॉर्म होगा, ए पर -q और बी पर +q। क्योंकि बी पर +2q चार्ज है तो उसको हम बी पर +2q चार्ज को हम ऐसा सपोज कर सकते हैं कि वहाँ पर दो चार्ज का कम्बिनेशन है +q और +q। दोनों चार्ज एक पॉइंट पर जो है एक पॉइंट पर कॉन्साइड कर गया है तो +q एंड +q। तो ए पर -q और बी पर +q का एक सेट हो गया जिसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का P1 वेक्टर हो गया, जिसका डायरेक्शन निगेटिव चार्ज माने ए पर -q से बी पर +q मतलब ए बी के लॉन्ग होगा। और दूसरा सेट हो गया सी पर -q चार्ज वर्टेक्स सी पर और ट्रायंगल के वर्टेक्स बी पर फिर +q चार्ज, तो उसका डायरेक्शन सी बी के लॉन्ग P2 वेक्टर हो गया। और दोनों का रिजल्टेंट जो है P वेक्टर, जो कि पैरेललोग्राम लॉ का फॉर्मूला यूज करके हमने निकाल लिया। QD√3 लिख लिया आप लोगों ने। Now problem question number 73, in which find the magnitude of electric field at the point P in the configuration shown in figure 29E7 for distance small d of point P from the center of electric dipole is too much larger than distance small a. This distance is a small a, and take 2qa is equal to electric dipole moment. Electric dipole moment is the magnitude of either charges multiplied by the dipole length a plus a, that is 2a. तो P इक्वल टू 2qa हो गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है। तीनों केस दिया हुआ, तीनों फिगर है फिगर 29E7 में, फिगर 29E7A B एंड C। तो इस केस में तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P डी डिस्टेंस पर केवल एक पॉइंट चार्ज है +q, इसके कारण P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा तो सिंपल फार्मूला है, पॉइंट चार्ज q के कारण r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, इस केस में तो हो गया तुरंत फील्ड एट पॉइंट P इज, इसमें हो जाएगा E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू q, पॉइंट चार्ज q है, डिस्टेंस d है P पॉइंट का, q/d², दिस इज द आंसर। एंड डायरेक्शन ऑफ P वेक्टर इज अलोंग आउटवर्ड along q to p, लाइन ज्वाइनिंग q to p, दैट इज along d कैप वेक्टर। इधर अगर d कैप ले लें, d कैप इधर हो गया, इस डिस्टेंस को शो करने वाला यूनिट वेक्टर, तो d कैप हो गया डायरेक्शन में along अपवर्ड डायरेक्शन हो गया। ई वेक्टर का जो डायरेक्शन है along अपवर्ड वेक्टर, along q to p, along d कैप वेक्टर, along d कैप वेक्टर, that is vertically upward direction along d cap. D cap is the unit vector along d, distance d of point P from q. Now in this case you know electric field intensity at a point on the equatorial line of electric dipole is given by E mod is equal to magnitude of electric field at the equatorial point P is 1/4πε0 into 2 into P upon P is the electric dipole moment which is 2qa upon d square plus a square 3/2। ये फार्मूला डिराइव भी करना था, हमने डिराइव भी किया है चैप्टर 2 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर 1 में, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में इक्वेटोरियल लाइन पर
इक्वेटोरियल लाइन पर, मतलब परपेंडिकुलर डाइपोल का, इलेक्ट्रिक डाइपोल का परपेंडिकुलर बिसेक्टर पर कोई पॉइंट P होता है तो उसको इक्वेटोरियल पॉइंट कहा जाता है। और उस पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 1/4πε0P अपॉन डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2 इक्वेटोरियल पॉइंट पर। और एक्सियल पॉइंट पर जो होता है, यहाँ EQ लिख सकते हैं, इक्वेटोरियल, EQ स्टैंड फॉर इक्वेटोरियल। और एक्सियल पॉइंट पर जो होता है एक्सिस पर, डाइपोल के एक्सिस पर 1/4πε02P अपॉन डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2। तो उस डाइपोल के लिए जिसका लेंथ जो है A, वह D के कंपेरिजन में नेग्लिजिबल नहीं है, लेकिन यहाँ पर D काफ़ी लार्ज है तो A स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड इन कंपेरिजन टू D स्क्वायर। सो दिस इक्वेशन बिकम्स, नीचे इसको लिखते हैं फॉर, ये जनरल एक्सप्रेशन हो गया है उस सिचुएशन में जब D डिस्टेंस जो है, माने जो डिस्टेंस डाइपोल का लेंथ है वो जो है वह भी जो है नेग्लिजिबल नहीं है, वह नेग्लिजिबल नहीं है D के स्मॉल d डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में। उस सिचुएशन में ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक्सप्रेशन है इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। और इसका डायरेक्शन किधर होगा, एलोंग P वेक्टर का डायरेक्शन होगा -q से +q, और इसका जो है एलोंग -pq डायरेक्शन। ये जो है इक्वेटोरियल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वह एलोंग ये E वेक्टर का डायरेक्शन हो गया इक्वेटोरियल पॉइंट पर। ये डायरेक्शन हो जाएगा -p वेक्टर का डायरेक्शन -q चार्ज टू +q चार्ज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का। ये -p के एलोंग हो गया -p वेक्टर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के अपोजिट हो गया। और कह सकते हैं एलोंग -x एक्सिस, प्लस एक्सिस के एलोंग जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है -q टू +q। इधर जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है, इधर इलेक्ट्रिक चार्ज -q से +q की तरफ, चार्ज -q से +q चार्ज के एलोंग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है। तो इसके अपोजिट में, अपोजिट डायरेक्शन में जो है E वेक्टर का डायरेक्शन होगा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। A पर -p चार्ज के कारण A से P को हम ज्वाइन कर देंगे, अब फिर जो है इस पॉइंट, दूसरा पॉइंट जो है +q चार्ज को -q से, इसको मान लेते हैं A पॉइंट पर है और ये B पॉइंट पर है +q चार्ज। अब B से P को भी ज्वाइन कर देंगे हम, और उसके बाद रिजल्टेंट जो होगा माने उसका जो डायरेक्शन है E-q का जो डायरेक्शन होगा मॉड, वह जो है इसके अलोंग होगा, PA के अलोंग होगा। और E-q का जो माने E+q का जो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज +q, इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा ऊपर की तरफ एलोंग BP हो जाएगा E+q का मॉड, और E-q का मॉड इधर हो जाएगा नीचे की ओर E-q चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका डायरेक्शन इधर E+q है, यहाँ E+q हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज +q प्लेस्ड एट पॉइंट B अपवार्ड डायरेक्शन में। दोनों का रिजल्टेंट जो E होगा E वेक्टर, वह ये जो है ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, ये अल्टरनेट एंगल, ये एंगल थीटा यहाँ पर B पर भी है, डाइपोल की एक्सिस से जो एंगल फॉर्म हो रहा है, B से P को ज्वाइन करने वाला लाइन, +q चार्ज से P को लाइन ज्वाइन करने वाला लाइन डाइपोल की एक्सिस से जो एंगल बना रहा है वो भी थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो हम E का कंपोनेंट लेकर के ये का माने E वेक्टर का कंपोनेंट EQ का कंपोनेंट जो है इधर थे E के अलोंग हो गया, माने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट डाउनवर्ड, और फिर E+q का कंपोनेंट इसके अलोंग भी होगा, और फिर जो है वर्टिकल डायरेक्शन में होगा। तो वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे को ऊपर की ओर होगा और इसकी -q के कारण मॉड सेम होगा, नीचे की ओर होगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका E-q cos थीटा प्लस E+q cos थीटा दोनों सम अप हो जाएगा। तो रिजल्ट आपका ये हमने डिराइव किया है इसको इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का उस वीडियो में, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, और एक्सियल पॉइंट पर भी किया है, दोनों को डिटेल में किया है, आप देख सकते हैं। तो फॉर डिस्टेंस ये तो हो गया कि डिस्टेंस D जो है माने A जो डिस्टेंस है डाइपोल का लेंथ हुआ D के कंपेरिजन में पॉइंट P का जो इक्वेटोरियल पॉइंट है P उसके कंपेरिजन में नेग्लिजिबल नहीं है। लेकिन अगर D जो है बहुत लार्ज है A से, तब तो ये स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे D स्क्वायर के कंपेरिजन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द इक्वेटोरियल पॉइंट कम्स आउट टू बी, ये आ जाएगा 1/4πε0P अपॉन P द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट विच इज 2q इंटू A, दिया भी है कि टेक 2q A इक्वल टू P इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और ये जो है A स्क्वायर नेग्लिजिबल हो गया, नेग्लेक्ट हो गया, तो यहाँ पर D स्क्वायर का पावर हाफ, तो D बचा, और फिर पावर Q तो DQ, ये हो गया। दिस इज द रिजल्ट 1/4πε0 इंटू P अपॉन DQ, और इसका डायरेक्शन होगा -P के अलोंग, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन -q चार्ज टू +q चार्ज दैट इज अलोंग AB, और इसका डायरेक्शन हो जाएगा अलोंग BA दैट इज -P वेक्टर के अलोंग और अलोंग -x एक्सिस, ये -x एक्सिस हो गया।
रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू चार्जेज माइनस क्यू एंड प्लस क्यू प्लेस्ड एट पॉइंट ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। ये डाइपोल हो गया, उसके इक्वेटोरियल पॉइंट पर रिजल्ट इतना डिराइव किया जा चुका है, और इसे यहाँ पर जो है इस कंडीशन लगा दिए, डी इज टू मच ग्रेटर देन ए, डी इज वेरी लार्ज इन कंपेरिजन टू डिस्टेंस ए, दिस डिस्टेंस ए, distance small a is the distance of the center of the dipole from either charges placed at point A or B. तो दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ई इक्वेटोरियल इक्वल टू पी पॉइंट पर जो है डाइपोल के सेंटर से 1/4πε0 P अपॉन डी क्यू। अब इस केस में जो है अब इसका निकालना है थर्ड केस वाला, तो उसको हम देखते हैं। Now, third part of problem 73, in which two positive charges plus q and plus q are kept at point B. I have taken point B and point O, which is the center of the dipole. तो इसके सेंटर ऑफ डाइपोल पर भी प्लस क्यू चार्ज है, और डाइपोल के दोनों एक्सट्रीम पर भी ए और बी पर भी माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज है। तो इसके कारण कितना, इस सिस्टम के ऑफ चार्जेस के कारण माइनस क्यू प्लस क्यू एट सेंटर एंड देन प्लस क्यू एट द राइट एक्सट्रीम ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो पी पॉइंट पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये कैलकुलेट करना है। तो अभी आपने देखा इलेक्ट्रिक डाइपोल माइनस क्यू और प्लस क्यू का जो सिस्टम था, उसके कारण पी पॉइंट पर इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेशन का जो डायरेक्शन था वह जो है माइनस पी वेक्टर के लॉन्ग, दैट इज माइनस एक्सिस के लॉन्ग था। ये देखा आपने, ये हो गया ये वेक्टर, ये डाइपोल के कारण इसको हम E1 मान लेते हैं, इक्वेटोरियल को E1 वेक्टर कंसीडर करते हैं। और यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज सेंटर पर है, इसके यहाँ सेंटर पर प्लस क्यू चार्ज सिचुएटेड है। डाइपोल के केस में प्लस क्यू चार्ज नहीं था, केवल डाइपोल के दोनों इंड्स पर दोनों उसके पॉइंट्स पर एक्सट्रीम पॉइंट्स पर दो चार्जेस थे, माइनस क्यू और प्लस क्यू। तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन E इक्वल टू 1/4πε0 P अपॉन डी क्यू। उस केस के लिए, उस सिचुएशन में जब ये डिस्टेंस डी जो है डाइपोल का लेंथ जो है हाफ लेंथ से काफ़ी वेरी लार्ज है, उस सिचुएशन में इक्वेशन था इक्वेटोरियल पॉइंट पर। तो ये E1 का डायरेक्शन हो जाएगा, इक्वेटोरियल का जो डायरेक्शन होगा ये हो जाएगा। यहाँ पर पॉइंट चार्ज प्लस क्यू के कारण जो पी पॉइंट पर, इसके कारण भी अब सेंटर पर प्लस क्यू चार्ज है, तो इसके कारण पी पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना होगा। तो फार्मूला है फर्स्ट केस में, फर्स्ट फिगर में हम 29E7 के फर्स्ट फिगर में जो फार्मूला यूज किए थे वही फार्मूला यहाँ भी यूज करेंगे। तो इसका डायरेक्शन हो जाएगा ये E2 हो गया, E2 हो गया इसके कारण ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज केप्ट एट द सेंटर ऑफ द सिस्टम ऑफ टू चार्जेज कंस्टिट्यूट माइनस क्यू एंड प्लस क्यू टू फॉर्म एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। लेकिन अब सेंटर पर प्लस क्यू चार्ज है, उसके कारण भी पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जिसका डायरेक्शन हमने दिखाया E2। और ये हो गया माइनस क्यू और प्लस क्यू का सेट है डाइपोल का, डाइपोल के दो चार्ज का जो सेट है, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जो है माइनस एक्सिस के लॉन्ग, अभी फिगर बी में हमने देखा। तो ये E1 हो गया। और दोनों का अब जो रिजल्टेंट होगा, ये रिजल्टेंट इधर हो जाएगा दोनों के ऐसे। अब पूरे सिस्टम का जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वह हो जाएगा इस डायरेक्शन में, ई वेक्टर, ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा। अब इसका E1 और E2 जो है दोनों म्यूचुअली एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो थीटा इक्वल टू 90, यहाँ थीटा इक्वल टू 90 हो जाएगा E1 और E2 के बीच का एंगल। अब ये हमारा निकल जाएगा, क्योंकि अब E1 क्या है, इक्वेटोरियल पॉइंट पर आप देखे हैं अभी बी में इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी आप लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी दैट इज इक्वेटोरियल पॉइंट ड्यू टू द डाइपोल AB, दैट इज a system of two charges minus q and plus q due to the electric dipole AB है, हमने मान लिया सब कुछ किया है, A पॉइंट और B पॉइंट, AB ऑफ चार्जेज माइनस q एंड प्लस q इज E1 मॉड, अभी हमने कैलकुलेट थी किया था, उसको हमने लिखा था अभी 1/4πε0 P
P upon dq. If distance d is too much larger than distance small a, ये 1 हो गया यहाँ पर. अब पॉइंट चार्ज ये सेंटर पर जो है प्लस क्यू चार्ज है, इसके कारण दी डिस्टेंस पर पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड P2 होगा. उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? उसका मैग्नीट्यूड होगा कितना? E2, मैंने प्लस क्यू चार्ज वहाँ सिचुएटेड है वो ऊपर, उसके कारण डी डिस्टेंस पर जो पॉइंट P है नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड, ये तो इक्वेटोरियल लाइन पर हो गया जो कि इतना होता है. मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू, दोनों के सेंटर पर रखा हुआ है, माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज के सेंटर पर रखा हुआ है प्लस क्यू, और वहाँ से डिस्टेंस पॉइंट P का डिस्टेंस d है ऑफ चार्ज ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू एट द सेंटर ऑफ टू चार्जेज. सेंटर O है, सेंटर O ऑफ टू चार्जेज माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, टू चार्जेज, पॉइंट चार्जेज माइनस क्यू एंड प्लस क्यू इज क्या होगा? अभी फिगर 29E7A में हम कैलकुलेट किए थे. E2 मॉड, E2 हम उसको सपोज किए हैं E2, इसका डायरेक्शन जो है डी कैप के लॉन्ग होगा, डी कैप के लॉन्ग होगा, जो डी डिस्टेंस है उसी के लॉन्ग होगा अपवर्ड डायरेक्शन में. E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन चार्ज प्लस क्यू है उसका मॉड, क्यू अपॉन डिस्टेंस जो है डी स्क्वायर. अब दोनों का रिजल्टेंट जो है पैरेललोग्राम लॉ से E1 का मॉड स्क्वायर प्लस E2 का मॉड स्क्वायर प्लस 2 E1 मॉड E2 मॉड इंटू cos 90 जीरो हो जाएगा. देयरफॉर द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज, देयरफॉर द रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ, इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज V vector mod root under E1 mod square plus E2 mod square plus 2 E1 mod E2 mod cos 90. Here angle between E1 vector एंड E2 वेक्टर इज 90 डिग्री. तो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया इक्वेटोरियल पॉइंट पर P पर पूरे डाइपोल के कारण माइनस क्यू और प्लस क्यू, A पॉइंट पर माइनस क्यू और B पॉइंट पर प्लस क्यू, इसके कारण E1 हो गया. लेकिन इसके बीच में जो सेंटर है, इसका जो सेंटर है AB का, दोनों चार्जेस का ज्वाइन करने वाला लाइन का जो सेंटर है वहाँ पर भी चार्ज है प्लस क्यू. तो उसके कारण जो है डी डिस्टेंस पर पॉइंट P, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E2, जिसका डायरेक्शन जो है OP के अलॉन्ग होगा, डेट इज डी कैप के अलॉन्ग होगा, तो वो भी होगा, वो भी E2 भी होगा. अब इस चार्ज के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो दोनों का फील्ड अब काम करेगा, इफेक्टिव होगा. तो रिजल्टेंट जो है पैरेललोग्राम लॉ से ये जो है E1 और E2 को ज्वाइन करने वाला जो साइड है, माने जो जिस साइड से रिप्रेजेंट है E1 E2 उसके डायगोनल से रिप्रेजेंट हो जाएगा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड. तो उसके लिए हमने फार्मूला यूज कर दिया है पैरेललोग्राम लॉ. अब यहाँ पर E1 का मॉड है, E2 का भी मॉड है, उसका वैल्यू हम रखेंगे, रख करके उसके बाद कैलकुलेट हो जाएगा ये. Now putting the values of E1 mod and E2 mod in this, इस इक्वेशन में जो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P है, E1 का मॉड है यहाँ, इसको हमने इक्वेटोरियल पॉइंट पर डाइपोल का शॉर्ट डाइपोल के लिए फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई डी क्यू, और E2 हो गया पॉइंट चार्ज प्लस क्यू जो कि उसके सेंटर पर था डाइपोल के, दो चार्ज के सिस्टम, टू चार्जेज माइनस क्यू और प्लस क्यू के सेंटर पर के सिस्टम के सेंटर पर जो चार्ज प्लस क्यू था उससे डी डिस्टेंस पर पॉइंट P था, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इतना हो गया. E2 इक्वल टू मॉड इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन डी स्क्वायर. अब इसमें हम पुट करते हैं E1 मॉड और E2 मॉड का वैल्यू, और
इस साइड में लिखते हैं ई मॉड और मॉड ऑफ ई वेक्टर इक्वल्स टू रूट अंडर E1 1/4 एप्सिलॉन नॉट E अपॉन डी क्यू, मोड तो है ही, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, प्लस सेकेंड टर्म इज E2 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन डी स्क्वायर, ये डी स्क्वायर है इसका होल स्क्वायर, और कॉस 90 तो जीरो हो जाएगा, ये टर्म जीरो हो गया। अब इसमें 1/4 एप्सिलॉन जीरो का स्क्वायर यहाँ भी है, बाहर हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट, स्क्वायर रूट से बाहर, स्क्वायर से हाफ पावर रूट का पावर हाफ जो है न्यूट्रलाइज हो गया, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट केवल बाहर होगा। और यहाँ पर पी स्क्वायर है रहेगा, यहाँ डी स्क्वायर, यहाँ अंदर में बचा कितना, अंदर में आपको बच गया पी स्क्वायर अपॉन D6, डी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर, डी टू द पावर 6, प्लस यहाँ बचा क्यू स्क्वायर अपॉन डी टू द पावर 4। अब यहाँ डी टू द पावर 4 भी बाहर निकाल सकते हैं इसमें, तो केवल क्यू स्क्वायर, यहाँ बच जाएगा डी स्क्वायर, 1 इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट रूट अंडर पी स्क्वायर अपॉन D4 बाहर हम कर रहे हैं, D4 बाहर करने का मतलब है D4 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट D4 का स्क्वायर रूट डी स्क्वायर, तो बाहर आएगा डी स्क्वायर, इसमें से 4 पावर निकला है D4, तो डी स्क्वायर बचेगा अंदर में ब्रैकेट के अंदर में, इसमें केवल क्यू स्क्वायर, डी स्क्वायर बाहर आ गया, D4 इससे भी, इस टर्म से भी, सेकेंड टर्म से भी स्क्वायर रूट के अंदर, और फर्स्ट टर्म से भी, तो यहाँ डी स्क्वायर बचेगा, और यहाँ जो है 1 क्यू स्क्वायर। अब इसमें जो है इसका 1/4 एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर एलसीएम ले लेंगे यहाँ स्क्वायर रूट के अंदर में, डी स्क्वायर अब बाहर कर देंगे स्क्वायर रूट से, तो केवल डी बाहर आएगा, डी स्क्वायर पहले से है और डी बाहर, डेट इज, अब इसको मिटाते हैं नीचे, इसका भी ज़रूरत नहीं है, इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर, और इसका जो है डी स्क्वायर का स्क्वायर रूट बाहर करेंगे, डी स्क्वायर का तो डी हो जाएगा, तो डी स्क्वायर इंटू डी क्यू हो जाएगा बाहर, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर डी स्क्वायर। दिस इज द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू द सिस्टम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू द सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेज। ये हो गया, इसको नोट कर लीजिए, यहाँ तक तो पहले था ही, ये रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट पहले भी था इलेक्ट्रिक फील्ड। ये रूट है, ये पहले भी था, इसमें भी केवल इसमें E1 E2 का वैल्यू पुट किए हैं, वही रिजल्ट है आपका। E mod इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट डी क्यू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर डी स्क्वायर। अब इसमें 2 प्रॉब्लम और है, क्वेश्चन नंबर 74 एंड 75, उसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा और ये पार्ट भी समाप्त हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 74 of the book Concepts of Physics written by S.C. Verma. Question number 74 is 2 particles carrying charges minus q and plus q and having equal masses small m each are fixed at the ends of a light rod of length small a to form an electric dipole. The rod is clamped at an end is placed in a uniform electric field E vector with the axis of the dipole along the electric field. The rod is slightly tilted and then released. Neglecting gravity, find the time period of small oscillations. इस प्रॉब्लम में 2 चार्ज पार्टिकल है जिसका ईच का मास स्मॉल m है और वह एक लाइट रॉड है
उसके जिसका लेंथ स्मॉल ए है और उसको दोनों इंड, उस रॉड के दोनों इंड पर, लाइट रॉड के दोनों इंड पर इसको रखा गया है माइनस क्यू चार्ज, और दूसरे इंड पर, रॉड के दूसरे इंड पर प्लस क्यू चार्ज, और इस चार्ज पार्टिकल का जो चार्ज है उसका मास स्मॉल एम है। और रॉड का जो एक इंड है, मान लिया कि सपोज इट्स अपर इंड इज फिक्स्ड एंड दिस डाइपोल consisting of charges minus q and plus q is placed along the electric field, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इस डाइपोल का जो एक्सिस है जिसका डायरेक्शन माइनस क्यू टू प्लस क्यू होता है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के लॉन्ग ही रखे हैं, एक ही डायरेक्शन में। अब रॉड को थोड़ा सा टिल्ट किया गया, इसके पोजीशन से हटा करके टिल्ट किया गया, घुमाया गया, उसके बाद छोड़ दिया गया, रिलीज कर दिया गया। द रॉड इज टिल्टेड एंड then released. So then we have to calculate the time period of a small oscillations neglecting gravity. Gravity को neglect करना है। Now its solution, हम मान लेते हैं कि रॉड जो है सिंपल पेंडुलम के जैसा बिहेव करता है। स्मॉल ओसिलेशंस निकालना है। सिंपल पेंडुलम में भी स्मॉल ओसिलेशन लिया जाता है, उसका भी एंगुलर एम्पलीट्यूड जो है, एम्पलीट्यूड नियरली 4 डिग्री ही होना चाहिए थियोरेटिकली। तो स्मॉल ओसिलेशन का वो भी केस है। सिंपल पेंडुलम का केस जो है स्मॉल ओसिलेशन का केस है, उसमें टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन सिंपल पेंडुलम का होता है T = 2 पाई रूट अंडर L/G। तो टाइम पीरियड निकालना ही है, तो टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज T = 2 पाई रूट अंडर L/G। यहाँ जो रॉड है वो सिंपल पेंडुलम की तरह बिहेव करेगा। रॉड का जो लेंथ है वह ए लाइट रॉड ऑफ लेंथ है स्मॉल ए। यहाँ जो है रॉड का लेंथ स्मॉल ए है, तो यहाँ जो है हम इस केस में, इन दिस केस, ये टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन हो गया है, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन है। इन द केस ऑफ द रॉड ऑफ लेंथ स्मॉल ए, वी हैव, और उस रॉड के दोनों इंड पर चार्जेज है माइनस क्यू और प्लस क्यू, और इसका एक इंड फिक्स है। सपोज अपर इंड इज फिक्स, अपर इंड ऑफ द रॉड इज फिक्स, वहाँ जो चार्ज पार्टिकल है वो भी फिक्स होगा उस सिचुएशन में। तो ऑसिलेशन जो है केवल इसका जो निचला जो चार्ज होगा मास एम का उसका होगा। अपर इंड पर जो चार्ज है वो फिक्स है, क्लैंप है अपर इंड रॉड का, तो वो चार्ज भी वहाँ फिक्स होगा। वी गेट T = 2 पाई रूट अंडर L की जगह स्मॉल ए हो जाएगा। और ग्रेविटी को भी नेगलेक्ट करना है, तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जगह एक्सेलेरेशन तो होगा, लेकिन तो उसमें एक्सेलेरेशन हम कंसीडर करेंगे। एक्सेलेरेशन को यहाँ स्मॉल एफ से डिनोट करता है। G इज रिप्लेस्ड बाई F बिकॉज नेगलेक्टिंग ग्रेविटी, लेकिन एक्सेलेरेशन तो होगा। टिल्ट किए हैं, फिर अपने पोजीशन से डिस्प्लेस हुआ, फिर ओसिलेट करेगा रॉड। L = यहाँ जो है हेयर L इज रिप्लेस्ड बाई A लेंथ ऑफ द रॉड, A इज द लेंथ ऑफ द रॉड, लेंथ ऑफ द रॉड, लेंथ ऑफ द रॉड, एंड एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G इज रिप्लेस्ड बाई F, एक्सेलेरेशन ऑफ द रॉड, एक्सेलेरेशन ऑफ द रॉड हो गया, एक्सेलेरेशन ऑफ द रॉड, चूँकि ग्रेविटी को नेगलेक्ट करना है। तो ये आपका इक्वेशन हो गया। अब हम एक्सेलेरेशन अगर यहाँ पर ऑब्टेन कर लेते हैं, एक्सेलेरेशन होता है फोर्स अपॉन मास, इस इक्वेशन में रख देंगे तो टाइम पीरियड आ जाएगा। नाउ एक्सेलेरेशन ऑफ द रॉड इज गिवन बाई स्मॉल f, एक्सेलेरेशन ऑफ द रॉड, rod is a small f is equal to force upon mass, force upon mass, मास यहाँ चार्ज पार्टिकल का है मास। रॉड तो हल्का है, लाइट है, लेकिन दो चार्ज पार्टिकल हैं, दो चार्ज हैं, एक अपर इंड पर, दूसरा लोअर इंड पर, यहाँ दोनों इंड पर हैं। तो अब एक इंड तो फिक्स है इसका, तो वो चार्ज तो रेस्ट में रहेगा, वो मास तो रेस्ट में ही रहेगा। ये दूसरा मास है, उसमें जो है वह जो है रॉड के साथ ओसिलेट करेगा, तो इसमें एक्सेलेरेशन होगा।
पहला वाला जो फिक्स है वहाँ क्लैम्प्ड है, उस पर तो कंसीडर ही नहीं करना है। तो फोर्स अपॉन मास, चार्ज क्यू पर जो फोर्स काम करता है तो उस फोर्स हो जाएगा क्यू इंटू ई। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज क्यू, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मल्टीप्लाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यू ई बाई एम, मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज स्मॉल एम। नाउ पुटिंग a small f is equal to acceleration of the rod, yes, acceleration of the charge particle is acceleration of the rod oblique, रॉड के साथ चार्ज पार्टिकल भी ऑसिलेट करेगा। एक जो नीचे है, दूसरा तो क्लैम्प्ड है तो रेस्ट में होगा। चार्ज पार्टिकल इज आइदर रॉड और चार्ज पार्टिकल इज, रॉड के साथ चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करेगा। टी इज इक्वल टू, अब एफ का वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन यूजिंग पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ एफ इन इक्वेशन 2। एक्सेलेरेशन का जो वैल्यू है इसको 2 में यूज करते हैं। पुटिंग एफ इजकल टू क्यू ई बाई एम इन इक्वेशन 2, पुटिंग एफ इजकल टू क्यू ई अपॉन एम इन इक्वेशन 2, वी गेट टी इजकल टू, नाउ टी इजकल टू रूट अंडर 2 पाई ए बाई एफ था, तो टी इजकल टू 2 पाई रूट अंडर ए इज द लेंथ ऑफ द रॉड, स्मॉल ए, और स्मॉल एफ इज द एक्सेलेरेशन बिकॉज इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज नेग्लेक्टेड इन दिस केस, बट वी हैव एक्सेलेरेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल एज वेल एज ऑफ द रॉड। एफ इजकल टू एक्सेलेरेशन इजकल टू क्यू ई अपॉन एम, क्यू ई अपॉन एम इक्वल्स टू 2 पाई रूट अंडर ए स्मॉल ए, एम ऊपर चला जाएगा, अपॉन क्यू ई। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द रॉड। दिस इज द रिजल्ट, इक्वेशन नंबर 3। तो यही आपका टाइम पीरियड हो गया। आंसर टी इज द टाइम पीरियड, 2 पाई रूट अंडर ए स्मॉल एम ऊपर चला गया, क्यू ई बाई एम है। क्यू इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज स्मॉल क्यू विच इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड ई, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड ई। तो ये प्रॉब्लम भी हो गया। अब आई एम गोइंग टू सॉल्व द लास्ट प्रॉब्लम विच इज 75, एंड दिस इज द लास्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस पार्ट एज वेल एज द लास्ट प्रॉब्लम of this chapter as well. Now problem number 75, which is the last problem of this part and of the chapter as well. Problem 75 is assuming that each atom in a copper wire contributes 1 free electron. Estimate the number of free electrons in a copper wire having a mass of 6.4 gram. Take the atomic weight of the copper to be 64 gram per mole. एक कॉपर वायर है, उसमें उसका एक एटम, कॉपर वायर का एक एटम एक इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट करता है। मतलब एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन है कॉपर वायर में, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा इन ए कॉपर वायर हैविंग ए मास ऑफ 6.4 ग्राम, और एटमिक मास जो है उसका मोलिकुलर मास, एटमिक मास इज 64 ग्राम पर मोल। नाउ इट्स सॉल्यूशन, तो इसका नंबर ऑफ मोल्स हम निकाल लें। नंबर ऑफ मोल्स इन 6.4 ग्राम कॉपर, इसका मास है ऑफ कॉपर इक्वल्स टू 6.4 मास अपॉन इस एटमिक वेट 64, 6.4 अपॉन 64, चूँकि 64 ग्राम में जो है एक मोल में 64 ग्राम होगा,
तो एक मोल में एटम्स की संख्या जो होगी वो होगी 6.023 इंटू 10⁻23 एक मोल में, जो कि 64 ग्राम में होगा। लेकिन यहाँ 6.4 ग्राम ऑफ कॉपर है, तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स 6.4/64, दैट इज 1/10। ये कैंसिल होकर के 1/10, 6.4 है, 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/10 मीन्स 0.1 मोल हो गया। अब 64 ग्राम मोल में 64 ग्राम में जो है नंबर ऑफ एटम्स होगा कितना, 6.023 इंटू 10⁻23। अब इसमें कितना हो जाएगा, 0.1 मोल होगा 64 ग्राम में। 64 ग्राम कॉपर जो है, कॉपर Cu कंटेंस 1 मोल, इसमें जो है 1 मोल होगा, 1 मोल में 1 मोल हो गया, कंटेंस 1 मोल, कंटेंस 1 मोल कॉपर। और 1 मोल में कितना एटम, 6.023 इंटू 10⁻23 एटम, और एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इलेक्ट्रॉन भी उतना ही हो जाएगा, 6.023 इंटू 10⁻23। इस देयरफॉर इन 6.4 ग्राम ऑफ कॉपर में मोल हो गया 0.1, तो नंबर ऑफ एटम्स हो जाएगा कितना, इसलिए नंबर ऑफ एटम्स इन 6.4 ग्राम कॉपर Cu इक्वल्स टू 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 0.1, इसका आया है मोल 0.1, दैट इज 6.023 इंटू 10⁻22 एटम्स। अब अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम ईच एटम कंट्रीब्यूट्स 1 फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स हो गया 0.1। 0.1 का मतलब है 6.4 ग्राम कॉपर में 0.1 मोल हो गया, क्योंकि 64 ग्राम में कॉपर में 1 मोल होगा, जो कि एवोगाड्रो नंबर के इक्वल होगा। उसमें नंबर ऑफ एटम्स 6.023 इंटू 10⁻23 एटम। लेकिन यहाँ 6.4 ग्राम मोल थी कॉपर है, तो 0.1 ही मोल हुआ, तो उसमें 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 0.1 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 6.023 इंटू 10⁻22 एटम्स। अब ईच एटम कंट्रीब्यूट्स 1 फ्री इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर प्रॉब्लम में है ईच एटम कंट्रीब्यूट्स 1 फ्री इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर 6 ईच एटम, सिंस ईच एटम कंट्रीब्यूट्स contributes 1 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ 6.4 ग्राम कॉपर में, जिसके में 0.1 मोल था, उसमें नंबर ऑफ एटम्स हो गया 6.023 इंटू 10⁻22 एटम्स। तो एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है, इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कॉपर वायर हो जाएगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स in the copper wire is equal to, जितना एटम है उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ईच एटम के लिए एक इलेक्ट्रॉन है, 6.023 इंटू 10⁻22 इलेक्ट्रॉन्स, एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। एंड दिस पार्ट and also this chapter, electric field and potential of the book Concept of Physics, written by Dr. S.C. Verma, is completed.